साथियों, आज से करीब 1 वर्ष पूर्व जब कृषि बिल राज्यसभा में पारित किए गए तो मेरे द्वारा राज्यसभा में कृषि बिल पर हंगामा क्यों शीर्षक से एक वीडियो प्रसारित किया गया था। मुझे आशंका थी कि ये जो कृषि बिल हैं ये कुछ ना कुछ आंदोलन या देश में उथल पुथल जरूर मचाएंगे। आज 1 वर्ष हो गया, मैं लगातार इस पर निगाह रखे हुए था। मैं देख रहा था कि लगातार किसान आंदोलनरत हैं, शायद कोई सॉल्यूशन इसका निकले। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी परिणति क्या होती जा रही है आप लोग देख रहे हैं कि करनाल में पहले एक 2-3 वर्ष की सेवा के एसडीएम ने इतनी हिम्मत करी कि उसने ये कहा कि जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ये इस बैरिकेड से आगे ना जाएं। कोई ऐसा नहीं हो जो बैरिकेड से आगे जाए जिसका सिर फूटा हुआ ना हो, आप इनके सिर फोड़ दीजिए। ऐसी हिम्मत कहाँ से आ गई उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। संभवतः यदि उसी समय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेती तो ये लखीमपुर कांड को शायद रोका जा सकता था। ये अलग विषय हो जाएगा कि न्यायालय और हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनको भी अब जागरूक होना पड़ेगा। यही मेरा इस वीडियो का मकसद है। मैं विधिक दृष्टिकोण से यही समझाना चाहूँगा अपने इस वीडियो में कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, देश कहाँ पहुँच रहा है। और जब तक न्यायालय अब इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, एडवोकेट्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक जो है ये समस्या बढ़ती रहेगी। कभी कुछ होता रहेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो किसान आंदोलन शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा रहे थे उनको गाड़ियों से रौंदा गया, जिसमें 6 किसान और संभवतः 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। किसानों की तो शहादत कही जाएगी। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कहां कहां चूक हो रही है। लखीमपुर कांड से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा जी का एक वीडियो वायरल हुआ है और स्पष्ट रूप से वो सार्वजनिक तौर पर एक सभा में ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये मेरे सामने आए तो 2 मिनट में इनको सुधार कर दूंगा, इनको ठीक कर दूंगा, इनको लखीमपुर शायद छोड़ना पड़ जाएगा। ये मुझे जानते नहीं पहले मैं क्या था। तो ये क्या है, ये अबेटमेंट टू ऑफेंस कर दिया। उन्होंने अपराध के लिए उकसा दिया। धारा 107 भारतीय दंड संहिता से आगे आप पढ़िए, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। उसी वक्त इस पर कार्रवाई नहीं की गई उनके विरुद्ध। 504 पढ़िए, ये किसी को प्रकोपन देना, उसको उत्तेजित करना, तो आपने किसानों को भी उत्तेजित कर दिया था। लेकिन चलिए शांत हो गया, इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। और उसके बाद 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर में कांड हुआ उसको यदि देखा जाए, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री जी के सुपुत्र का नाम इसमें सामने आ रहा है कि उनके द्वारा सारा कांड किया गया, तो अब यह स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय जो हैं वो अबेटमेंट अपराध के लिए उकसाने के दुष्प्रेरण के दोषी हैं। और उनका यदि एफआईआर में उनके बेटे का नाम आता है तो उनका भी आना जरूरी था। 109 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वो जो है दुष्प्रेरण किया है और 110 में वो दुष्प्रेरक हैं। और इसके लिए वही दंड है जो वहाँ पर सीतापुर में जिनको उकसाया गया उन्होंने किया। यदि उन्होंने हत्या करी है इस तरह से निर्मम, तो वो भी हत्या के लिए दोषी हैं, उतना ही दंड उनको मिलेगा। यहाँ तक है कि अगर वो ये कहें कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, उकसावे में उन्होंने जो कुछ किया, मुझे नहीं इस बात की थी कि वो हत्या तक पहुँच जाएगी बात, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 112 ये कहती है कि नहीं, उसके लिए भी उनको दोषी ठहराया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम दृष्टया जो एफआईआर लिखी गई उसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई जिससे उनकी शहादत हुई। तो उनके सुपुत्र के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय भी इस अपराध के दोषी हैं। तो ये जब चीजें सामने आई तो आप ये बताइए कि क्या इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को भी तुरंत पहले इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस संबंध में रिट पिटीशन भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट को तो न्याय करने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त हैं। वो इस बात का भी निर्देश दे सकते थे कि ऐसे जो हैं जिन्होंने ये अपराध किया है उनकी संलिप्तता बिल्कुल इस पर दिखाई दे रही है।
उनके संबंध में उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के संबंध में कार्रवाई की जाए, और नहीं तो इस संबंध में हमें बताया जाए कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि एक दूसरी बात और सामने आई है, जैसे ही अपराध हुआ लखीमपुर में, तुरंत उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय की ओर से कि उन्होंने गाड़ियां नहीं चढ़ाई जो उनके बेटे या उन्होंने जो भी कोई लोग थे, बेटे को तो डिनाई करते हैं कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है, बल्कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, उनके बीच में आतंकवादी घुसे हुए थे जिन्होंने गाड़ियों पर पथराव किया। इस वजह से गाड़ियां अनियंत्रित हुई और कुछ लोगों को ऊपर चढ़ गई और कुछ पलट गई। तो ये जो है ना, इसके लिए तो एफआईआर की जरूरत थी, अलग से रजिस्टर करने का ना कुछ है। ये एक्यूज का एक वर्जन होता है डिफेंस में, हर केस में ऐसा होता है। तो जब प्रथम सूचना रिपोर्ट आ गई, त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य का संकलन किया जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है साक्ष्य का संकलन करना। आपने अभी तक क्या किया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। जरा पढ़िए, इंक्वायरी होती है तथ्य एकत्रित करने के लिए, और उनमें जो वहाँ पर बयान होंगे उनकी कोई वक़्त भी नहीं होती है। कानून में जो हमारा जब चार्जशीट हो जाएगी और कोर्ट में केस चला जाएगा तो उसकी कोई ऐसी साक्ष्य में मूल्य उसका कुछ नहीं होता है। आपको जो कुछ करना है वो इन्वेस्टिगेशन में करना है। इन्वेस्टिगेशन में जितने भी मौखिक बयान आ रहे हैं चश्मदीद गवाहों के, और जो वीडियो हैं और सब बने हुए हैं, आपको इन साक्ष्यों का संकलन करना चाहिए। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो लिखवाए जाने चाहिए, ताकि उनकी साक्ष्य में मूल्य उनका बढ़े जब ये ट्रायल हो इस मामले की। अब मैं अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के संबंध में ही बात कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि यदि उनको ये सूचना एकदम से आ गई इस अपराध के होने के तुरंत बाद कि वहाँ पर आतंकवादी घुसे हुए थे किसानों के आंदोलन में, उन्होंने पथराव किया, कहाँ से आई ये सूचना? उन्हें बताना पड़ेगा। क्या आईबी ने एकदम से सूचना दी? उन्हें खुफिया एजेंसी ने दी, उत्तर प्रदेश ने दी, उत्तर प्रदेश की लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने दी। कहाँ से सूचना आई? और अगर ये सूचना तुरंत आ गई तो पहले क्यों नहीं आई? वो लांछन है एक तरह से आईबी के ऊपर, खुफिया एजेंसीज के ऊपर। क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो आईबी के और सबके ऊपर लांछन लगाता है उसके संबंध में देंगे? ये जो है स्पष्ट कर रहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के दायित्व, जो संवैधानिक दायित्व है उनका, उससे अलग अपने पुत्र मोह में जो है वो कार्य करना शुरू कर दिया। तो उन्हें स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए था और फिर वो जो चाहे स्टेटमेंट दें। क्योंकि एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो आईबी हमारे देश की होती है वो पूरे देश की सुरक्षा आदि से संबंधित कहाँ क्या कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्या हो रही है, इस संबंध में नज़र रखती है। आईबी के डायरेक्टर महोदय को ही केवल ये अधिकार होता है कि वो 24 घंटे में एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की समस्त स्थिति से अवगत कराएं। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का जो बयान कि किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुसे हुए थे, ये क्या स्पष्ट करता है कि क्या हमारी आईबी जो है उसके अधिकारी जो है सही काम नहीं कर रहे हैं? उन पर लांछन लगा दिया आपने। स्टेट यूनिट जो है किसी भी राज्य सरकार की, वो भी सूचनाएं देती है, अगर जरूरी होता है तो दूसरे प्रदेशों को भेजती है, केंद्र को भेजती है इस तरह की सूचनाएं। तो ये सारी स्थिति जब सामने है कानून की और संविधान की, तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि ये अभी तक जो है वो कैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब मैं आपको विवेचना के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो आज तक भी सामने नहीं आई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उसकी उपधारा H, इसको पढ़िए। उसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी से अलावा मजिस्ट्रेट को छोड़ के किसी से भी विवेचना करा सकते हैं। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी यह शंका जाहिर की गई है कि संभवतया उत्तर प्रदेश की पुलिस सही विवेचना नहीं कर रही है। डीजीपी महोदय को निर्देश दिया गया है कि कहीं साक्ष्य नष्ट ना हो जाए, आप इसको सुनिश्चित करें। क्या ये निर्देश काफ़ी है? ऐसा हो जाएगा? डीजीपी महोदय, पुलिस अधिकारी सब जो हैं वो अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो उनके एक इमीडिएट बॉस हैं उनके दबाव में, उनके कहने से कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जिस प्रकार से मामला रखा जाता है वो सब और लोग रखते हैं और उसी तरह से रिपोर्टें चली जाती हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसा लखीमपुर कांड है ना, ये अब समय आ गया है कि
पुलिस वाले जो विवेचना कर रहे हैं उनसे विवेचना हटा दी जाए। और अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब संज्ञान ले लिया है तो उनको संविधान ने असीमित अधिकार दिए हैं। और मैंने आपको बता दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में तो मजिस्ट्रेट महोदय को अधिकार हैं। तुरंत एक समिति गठित की जाए, चाहे वो ऐसे ईमानदार और जिनकी इंटीग्रिटी बिल्कुल स्पष्ट बहुत अच्छी है ऐसे जज हों, चाहे जो हमारे विधि विश्वविद्यालय हैं उनके विधि विशेषज्ञ हों, एडवोकेट्स हों, कोई भी हो, उनकी समिति जो है वो विवेचना का पर्यवेक्षण करे, उनके सुपरविजन में विवेचना होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, साक्ष्य तो नष्ट हो ही चुके हैं और हो रहे हैं। जब एडीजीपी महोदय उत्तर प्रदेश के ये कहते हैं कि हम मृतकों के दाह संस्कार में व्यस्त थे और उसके बाद हम विधि व्यवस्था शांति बनाए रखने में व्यस्त थे, क्यों कि अपोजिशन के जो लीडर हैं वो काफ़ी आ रहे थे, उन्हें रोकने में हम व्यस्त थे। तो उनका कोई ध्यान इधर नहीं है कि जो गाड़ियों से रौंद कर इस तरह से किसानों की शहादत की गई है उसमें जो साक्ष्य हैं वो कहीं नष्ट न हो जाए, उन्हें हम सबसे पहले एकत्र करें। दंड प्रक्रिया संहिता भी ये कहती है कि आप सबसे पहले आपका काम ही है ये FIR के बाद। अब मैं यहाँ ये भी बात और आपको बताना चाहूँगा कि क्यों विवेचना वहाँ पर सही नहीं की जा रही है और क्या कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद शायद कुछ वहाँ पर खलबली मची और अब विवेचना सही की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय के सुपुत्र को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि उससे पहले क्या किया गया, उससे पहले उनको ना कोई गिरफ्तार करा जा रहा है, ना कुछ करा जा रहा है, ना विवेचना की जा रही है इस तरह से। बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय ने जो एक स्टोरी बताई कि आतंकवादी घुसे हुए थे, उनके द्वारा जो पथराव किया गया, गाड़ी पलट गई, तो मैं समझता हूं कि इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय के सुपुत्र को 160 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक नोटिस दिया और कहा कि आइए और हमें बताइए। तो ये नोटिस किसे दिया जाता है, गवाह को दिया जाता है। इसका मतलब उस दिन तक, अभी 3-4 दिन पहले तक, उनकी गिरफ्तारी से पूर्व वो गवाह बनाना चाहते थे उनको। और ये वीडियो में भी इस तरह की बात आई कि शायद पुलिस उन्हें गवाह बना रही है। तो किस केस में गवाह बना रहे थे, इसका मतलब वो दबाव में आ गए थे। यही स्टोरी आगे चलती अगर माननीय उच्चतम न्यायालय शायद इसमें संज्ञान नहीं लेता कि जो किसान हैं उनके बीच में ये आतंकवादी घुसे हुए थे जिन्होंने पथराव किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब सामने हैं तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने एडवोकेट्स का जो है तबका है वो न्यायालय के सामने इन चीज़ों को रखें। देश की आज़ादी के लिए भी वकीलों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, तब अंग्रेजों के ना कुछ शुरुआत दिए थे। अब समय आ गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है हमारी जो कानून व्यवस्था है, विधि के अनुसार जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा महसूस होता है। आज ही नहीं, मैं पहले के लिए भी कहता हूँ, इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसे ही होता है और आगे भविष्य में ऐसा ना हो। कोई भी सरकार रहे, चाहे वो कहीं की भी हो, उसे एक सबक मिलना चाहिए कि कानून कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या हो सकता है। अब मैं तीसरी एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब लखीमपुर कांड हो गया, विपक्ष के जो नेता हैं उनका ये ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, अगर वो समाज से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, कि वहाँ जाएं, संवेदना प्रकट करें, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हों। और चाहे उसके अंदर भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार पर भी जाएं, उनके परिवार को भी सांत्वना दें और बताएं कि बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, इस तरह की उसमें गतिविधियों में भाग न लिया करें। तो उनको आपने जाने से कैसे रोक दिया, किसी को सहारनपुर, किसी को लखनऊ कैसे रोक दिया? क्या हमारे मौलिक अधिकार स्थगित हैं? हमारे को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता दी हुई है, संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता दी हुई है। आप केवल जब रोक सकते थे जब वो कोई अपराध की प्रवृत्ति अगर उनकी दिखाई देती, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, या पथरावबाजी करने में जो एक जुलूस बन गया और उसमें पथरावबाजी और आगजनी और बलवा इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने कैसे जो है अखिलेश यादव जी जो है सपा के मुखिया, उनके घर के आगे ट्रक लगा दिया। मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, अपराध नहीं है ये। आपने कैसे प्रियंका गांधी जी को बिना अरेस्ट मीमो के बनाए अरेस्ट कर लिया और उसके बाद यही नहीं पता कि उनको कहाँ रखा जाएगा। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि बिना अच्छे वकीलों को साथ लिए विपक्ष जो है कभी सफल नहीं हो सकता अपनी मुहिम में। क्यों कि अगर प्रियंका गांधी जी को बिना अरेस्ट मीमो अरेस्ट किया और बिना कुछ जानकारी के उनको जो है वहाँ पर जहाँ भी उनको रखा गया, तो हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तुरंत उच्च न्यायालय में लगा दीजिए नहीं चाहिए थी। अगर बिना अरेस्ट मीमो अरेस्ट करेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो अवमानना है, आप अपराध कर रहे हैं। और यहाँ भी ये भी याद रखना चाहिए
कि अपराध करने का जो है वो किसी को अधिकार नहीं है कि पुलिस को अधिकार है अपराध करने का। उनका एक वैधानिक जो है जो अधिकार मिले हुए हैं वो भी सीमित हैं। अगर वो उससे आगे बढ़ जाते हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, अगर कोई मेरी बहन बेटी को अगवा करने की चेष्टा करे तो मैं उसका हत्या तक कर सकता हूं। ऐसा अधिकार भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप भारतीय दंड संहिता में। इसी संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो करनाल के संबंध में भी समझ लीजिए, और यहाँ भी जो अपोजिशन के जो लीडर उनको जो रोकने के संबंध में किया जाता है कि कोई भी जो इस तरह के अपने जो सुपीरियर अधिकारी हैं उनके निर्देश पर कार्य करता है और वो उसको जो उसका अधिकार नहीं है उस तरह से कार्य करता है, तो वो ये डिफेंस नहीं है उसके पास कि हमने अपने उच्च अधिकारी के निर्देश से कार्रवाई की है। सुपीरियर ऑर्डर इज नो डिफेंस। सुपीरियर जो है जिसने अधिकार जिस तरह से इस तरह को उकसाया है वो तो मैंने बताया वो बैटमैन का दोषी हो सकता है। जैसे करनाल में एसडीएम साहब इसके दोषी हैं, यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दोषी हैं लखीमपुर कांड में, और जो उसने ये किया पुलिस वाले ने या किसी ने भी, उस पर कोई डिफेंस इस बात की नहीं है कि वो ये कहे कि साहब मुझे तो एसडीएम साहब ने कहा था जो सिर फोड़ दिया, या मुझे तो उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धीरे से कहा था कि जा गाड़ी चढ़ा दे। इस तरह की बातें आ रही थी, कोई डिफेंस नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझिए कि जो ये बच्चे अपराध करते हैं, जैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय के सुपुत्र ने अपराध कर दिया, या पुलिस वाले ने जो है प्रियंका गांधी जी को रोक दिया, या ट्रक अखिलेश यादव जी के घर के आगे लगा दिया, सिद्धू साहब को जो है सहारनपुर रोक दिया, ये सब जो है ना, मैं इन्हें बिल्कुल इनोसेंट सा मानता हूँ कि ये बेचारे सांप सुंदर की गति है। क्या करें, असली दोषी जो इस तरह के निर्देश दे रहे हैं, कार्रवाई करा रहे हैं, वो हैं, जैसे कि उदाहरण से आप समझ जाएंगे, दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ और यहाँ भारत में हमारे आतंकवादी गतिविधि कराता है या कुछ हत्या की इस तरह की बातें करता है, तो सबसे कठोर दंड दाऊद इब्राहिम को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और सब आप कहेंगे हाँ जी मिलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे अपराध शास्त्र में कहते हैं ये सफ़ेद पोश होते हैं अपराधी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये जो हत्या करने वाले हैं ये तो बेचारे निरीह होते हैं, इनको ये सफ़ेद पोश ही हत्यारा बना देते हैं। ये जेल में सड़ते हैं, पुलिस जो है पीछे पीछे भागती है, और जो सफ़ेद पोश हैं वो गाड़ियों में घूमते हैं, मज़ा करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मेरी भावनाएं आप समझ गए होंगे। ये अब समय आ गया है, मैं किसी एक सरकार की या राजनीति से बात नहीं कर रहा हूँ, कानून की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो उनकी जो आत्मा उसे भी जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, वकीलों के आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं इस उम्र में इतना ही कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मेरा और भी कोई योगदान है तो आप मुझे बताइए, मैं चलूँगा उसमें अपना योगदान करने, चाहे मैं अपना जीवन ही समर्पित करना पड़े, लेकिन मुझका आप मेरा यूज कीजिए, मेरा उपयोग कीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे का आप इंतजार कीजिए, आपको नई दिशा नई सोच जो है मैं देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।